कोविड 19 पैंडेमिक का असर पूरे देश पर, हर तबके पर, हर जेंडर पर, हर आयु वर्ग के लोगों पर रहा। कुछ इश्यूज वाइडली डिस्कस होते हैं, पर कोरोना का महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे असर तो काफी रहा, पर शायद उसकी चर्चा जितनी जरूरी है उतनी नहीं हो पा रही। नमस्कार, मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, जागरण न्यू मीडिया के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग्स के आज के इस सेशन में, जो आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए है बहुत जरूरी। आज हम बात करेंगे कोरोना के कारण महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स के स्वास्थ्य पर हो रहे प्रभावों पर। जागरण डायलॉग्स की इस कोविड स्पेसिफिक सीरीज को हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू पुरी। डॉक्टर मंजू पुरी इज डायरेक्टर प्रोफेसर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली। डॉक्टर मंजू, आपका जागरण डायलॉग्स में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर मंजू, हम सेशन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि यूएनएफपीए का एक अनुमान है कि इस महामारी के कारण दुनिया भर में करीबन 7 मिलियन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी हो सकती हैं या हुई होंगी। ऐसे में इमरजेंसी सुविधाओं के अभाव में अनसेफ अबॉर्शन और कॉम्प्लिकेटेड बर्थ जैसी समस्याओं से हजारों महिलाओं की जिंदगी या तो खतरे में आ सकती है या आई भी होगी। ऐसे केसेस पे आपकी नजर होगी, क्या आपने ऐसे केसेस देखे हैं और आपकी तरफ से क्या सलाह है ऐसे केसेस में महिलाओं के लिए? जी मैम। नमस्कार आप सबको, और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय आपने सिलेक्ट किया है। तो जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड अनसेफ अबॉर्शन, सो बिल्कुल ठीक अनुमान है, और ये केसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और हमारे पास भी जो कोविड के कारण अगर आप सोचें कि डेथ्स होना बच्चों की या महिलाओं की, वो शायद कम थी। जो कोविड के को मैनेज करने में, जैसे लॉकडाउन हुआ, जैसे उससे फियर और एंजाइटी हुई, जिससे सारी सुविधाएं जो महिलाओं को मिलती थी, जो मेडिकल केयर वगैरह, वो सब की डिसरप्शन से जो है नुकसान ज्यादा हुआ। तो एक तो फियर फैक्टर था कि वो लोग हॉस्पिटल नहीं आना चाह रहे थे कॉन्ट्रासेप्शन की एडवाइस के लिए। दूसरा, अस्पताल में डिलीवरी रेट बहुत कम हो गया, सब लोग अब जैसे घर में बर्थ देने लग गए, तो कोई कॉन्ट्रासेप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था। और तीसरी चीज, कॉन्ट्रासेप्शन जैसे वो एएनएम आशा घर घर जाके भी जैसे आशा लोग देते थे, तो उनके होम विजिट्स बंद हो गए। तो इस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव का जो अवेलेबिलिटी था वो बहुत कम हो गया, और प्लस सब लोग लॉकडाउन में आ गए, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ गए। तो उसके कारण अनवांटेड प्रेगनेंसी हुआ। तो जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हुआ तो उनको फिर दोबारा से देयर वाज अ डिले इन काइंड ऑफ डिसाइडिंग कि वो आए अस्पताल में और सेफ अबॉर्शन कराएं। और दूसरा, अगर वो आ भी रहे थे अस्पताल में, तो अस्पताल खुले नहीं थे क्योंकि बहुत सारे कोविड बन गए थे। तो इस तरह का ये जो डिसरप्शन और मिसमैच हुआ, इससे हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, और फिर जैसे उन्होंने किसी भी शॉप से मेडिसिन ली और खुद दवा खा ली, और फिर वो ज्यादा ब्लीडिंग हो गई। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बहुत, और हमने बहुत सारे यंग लोगों को इससे मरते हुए भी देखा। जी मैम, क्या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पर कोविड का भी कोई प्रभाव पड़ा है? ऐसे केसेस देखे हैं? क्योंकि एक ऑडियंस का सवाल आया था कि 11 सप्ताह के बाद भी उनका मिसकैरेज हो गया, जबकि उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, वो एसओपी का फॉलो कर रहे थे। और प्रेगनेंसी के 11th वीक में एक दिन जब अल्ट्रासाउंड के दौरान देखा गया तो बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी, कोई असामान्यता नहीं दिखी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखे। हाँ, परिवार में कुछ कोविड के केसेस थे। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि कोविड 19 वायरस का ऐसे केसेस से कोई संबंध है? जो कोविड है उसका पर से अगर हम देखें महिला या उसके बच्चे पे जो बुरा असर, तो एक ही चीज उभर के आई है कि जो टाइम से पहले बच्चे होते हैं, प्री टर्म बेबीज, तो उसकी मात्रा में डेफिनेटली वृद्धि हुई है। और परंतु जहां तक एबॉर्शन का सवाल है, ऐसा कोई अभी एविडेंस नहीं है जो ये कहता हो कि माइल्ड कोविड होने से भी अबॉर्शन हो सकता है, या घर परिवार में किसको हो और अबॉर्शन हो सकता है। परंतु अगर महिला की अपनी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई हो, जैसे उसको सीरियस कोविड हुआ हो, वो आईसीयू में भर्ती हुई हो, और हाई ग्रेड फीवर हुआ हो, तो ये तरह की चीजें हैं जो अबॉर्शन कर सकती हैं। पर ऐसे बिना आपको कोई सिम्टम हुए हुए, और वो भी सीरियस सिम्टम हुए हुए, अबॉर्शन का इसके साथ कोई तालमेल नहीं। जी जी डॉक्टर, वे महिलाएं जो कोविड पॉजिटिव थी और अब प्रेग्नेंट हैं, या जो प्रेग्नेंट थी कोविड नेगेटिव कोविड पॉजिटिव हुई हैं उसके बाद से फिर ठीक हो गई हैं,
उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव? पहली बात तो ये कि 90% प्लस महिलाएं जिनको कोविड होता है, जैसे बाकी लोग हैं वैसे उनको भी बहुत ही माइल्ड कोविड होता है, तो आमतौर पे उसका कोई बुरा असर ना उन पे और ना उनके बच्चे पे पड़ता है। दूसरी बात, जो कोविड माँ को होता है तो उसका ट्रांसमिशन बच्चे को चांसेस बहुत कम होते हैं कि बच्चे को ट्रांसमिट हो। कभी कभी ये देखा गया है कि जो डिलीवरी के 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर कोविड हुआ हो तो वो ट्रांसमिट हो सकता है, पर उसके लिए भी कोई हमारे पास पूरी तरह से एविडेंस नहीं है। परंतु ये तो पक्का है कि जो कोविड माँ के शरीर से बच्चे में डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब रेयर है। और दूसरी बात ये कि अच्छी बात ये है कि जिनको कोविड हो जाता है या जो माताएं वैक्सीन लगवा लेती हैं, उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो बच्चे में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है रादर देन नेगेटिव। तो ये जो महिलाएं जिनको कोविड हो चुका है तो उनको ऐसे अपने आप को ज्यादा एंजाइटी और टेंशन में नहीं रखना चाहिए। अगर अब वो तंदुरुस्त हैं तो वो अपना जैसे नॉर्मल एंटीनेटल डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से वो अपना एंटीनेटल केयर कंटिन्यू करते रहे, तो कोई स्पेशल अलग से केयर करने की जरूरत नहीं। परंतु ये मानना चाहिए कि उनको अपने मन में से ये एंजाइटी निकाल देनी चाहिए कि उनके बच्चे को कोविड के कारण कोई नुकसान हो सकता है। तो अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, अपना रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें, अपने आप को मानसिक और फिजिकल स्थिति से स्ट्रांग रखें, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि कोविड के टाइम पे वैसे भी माँ की बहुत जिम्मेवारी होती है कि बच्चा जो पनप रहा है, जो उसकी हेल्थ का स्टेटस रहेगा वैसा ही बच्चा होगा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ। तो इसलिए कोविड में उसको और थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अपने विटामिन्स और आयरन कैल्शियम जो एडवाइस के हैं वो सब बराबर खाने चाहिए। जी बिल्कुल। मैम, अगला सवाल है, इस महामारी के दौरान जेंडर बेस्ड वायलेंस के काफी मामले हो सकते हैं जो शायद रिपोर्ट नहीं हुए हों। ऐसे केसेस को हम पैंडेमिक विद इन पैंडेमिक भी कहते हैं। महिलाओं के लिए इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए किसी भी शारीरिक और मानसिक नुकसान से सुरक्षित रहने के लिए आपका क्या सुझाव है? जेंडर बेस्ड वायलेंस अपने आप में एक महामारी है। क्या जागरूकता की कमी के चलते महिलाएं ऐसी स्थिति में फंसी हो सकती हैं इस महामारी के दौरान? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जेंडर वायलेंस के भी जो इंसिडेंट्स है वो बढ़ गया है। अब इसका जो बेसिक अगर हम देखें कि जेंडर वायलेंस क्यों होता है, तो बेसिक इसका जो और क्यों बढ़ा, तो मेन रूट कॉज इसका है स्ट्रेस। तो अगर आप देखें तो जो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं या जो अर्निंग मेंबर्स हैं, उनकी नौकरी चली गई, उनको ये भी नहीं श्योरिटी कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, और उसके कारण तनाव। और जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनमें घर में काम काज बढ़ गया, और जो बच्चे घर पे हैं, तो अगर आप देखें घर के हर मेंबर को तनाव, और अगर घर के हर मेंबर में तनाव रहेगा तो फिर आप मान के चलिए कि हमारे पास कोई आउटलेट तो है नहीं, हम सारे एक घर में बंद हैं, और एट द टॉप ऑफ इट हम सारों लोग की जो सिस्टम है हमारा डिस्टर्ब हो गया, मतलब जो हमारा रूटीन काम का बिगड़ गया। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज एक्चुअली क्रिएटेड काइंड ऑफ एनवायरमेंट जिसमें ये प्रॉब्लम हुआ। और एक और प्रॉब्लम जो मैं समझती हूँ वो ये है कि जैसे जो लोग को कोई नशे की आदत होगी, तो वो नशा लॉकडाउन जैसा टाइम पे वो नशा नहीं मिला, तो फिर उससे उनको दिक्कत आई। और कुछ लोग स्ट्रेस के कारण नशा करने लग गए, तो एक ही दूसरा कंट्रीब्यूशन होगा। तीसरी चीज, जो महिलाएं हैं उनमें जैसे प्री मेंस्ट्रुअल हमारे थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें कि प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन हो जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो नॉर्मल रूटीन में तो जैसे सब लोग अपना इधर उधर सबसे बातचीत कर लेते हैं, बाहर घुमाते हैं, तो वो वाला चीज महीने में एक बार निकल जाता है। परंतु अब कोविड में क्योंकि सारे लोग घर में हैं, तो अब आप सोचिए ये छोटी छोटी चीजें मिलके ये प्रॉब्लम हुआ। तो मेरा ये सबको एडवाइस है कि हमें इसको खुद ही सुलटाना है, हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हमें अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में रखना है ताकि हमारे तनाव का कोई आउटलेट हो। जैसे कि हम अपने घर वालों से या जो लोग पॉजिटिव बातें करते हो दोस्तों से बातचीत रखें, सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम जाके मिल नहीं सकते, और अगर लॉकडाउन हुई है तो सैर करें, नेचर के साथ इंटरेक्ट करें। तो मतलब हमें अपने स्ट्रेस को खुद ही कम करना है और ये समझना है कि सब लोग स्ट्रेस में हैं। जी मैम, एक अगला सवाल जो है वो क्या आपको लगता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से कॉन्ट्रासेप्शंस की कमी हुई, जिसके कारण HIV और बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ गया है?
क्या मेडिकल फैसिलिटीज को इसको लेकर कुछ कदम उठाने चाहिए या उठा रही है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आई थिंक क्योंकि ये कोविड वेव्स में आ रहा है, आई थिंक फर्स्ट वेव आ चुका, सेकेंड वेव आ चुका, तीसरी वेव हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई चेन का डेफिनेटली बहुत अंतर पड़ा। इसके कारण अब हम जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हमारे पास आ रही हैं, उनको हम ये सजेशन देते हैं कि आप पोस्टमार्टम जैसी डिलीवरी होती है, आप एक कॉपर्टी साथ ही लगवा सकते हैं। तो इस तरह की सलाहें, और प्लस जैसे अब हम लेसन हमें मिल गया कि आशा वगैरह को घर जाना चाहिए मास्क वास्क पहन के, तो कॉन्ट्रासेप्शन की जो सप्लाई चेन है उसको अब हमें बहुत खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। और प्लस टेलीमेडिसिन शुरू हो गया, तो अगर किसी को कोई चीज पूछनी है तो वो टेलीमेडिसिन से भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आई थिंक हमें इस बात से पूरे सिस्टम को पता चला है और वो इस बात पे काफी ध्यान दे रहा है कि इस सप्लाई चेन को दोबारा बराबर बरकरार किया जाए। जी मैम, अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी प्रेग्नेंट वुमेन के वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। तो वैक्सीनेशन के बाद आप किन सावधानियों का सुझाव देते हैं और किन साइड इफेक्ट्स को प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण का परमिशन दिया, क्योंकि जब तक सब लोग को टीका नहीं लगेगा तो ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटेगा नहीं। और प्लस हमें पता है कि गर्भवती महिलाओं को अगर कोविड हो जाता है तो फिर वो ज्यादा सीरियस होने के चांसेस रहते हैं, उनका आईसीयू में भर्ती होने के चांसेस रहते हैं, मृत्यु भी हो सकती है कुछ एक मात्रा में। सब लोग 90% ठीक निकल जाते हैं, परंतु ये सब होने के कारण तो बहुत अच्छा है कि उनको वैक्सीन लगे, और वैक्सीन वो कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी लगवा सकते हैं। और दूसरा ये कि जैसे नॉर्मल किसी भी वैक्सीन के थोड़े रिएक्शंस होते हैं, जैसे थोड़ी खुजली होना उस साइड पे जहाँ पे वैक्सीन लगता है, या हल्का बुखार आना, तो गर्भवती महिलाओं को ये ध्यान रखना है कि वो पैरासीटामोल की गोली अपने पास रखें, क्रोसिन की, और अगर जरा सा भी बुखार की हरकत लगे तो वो ले ले। और दूसरा ये कि वैक्सीन के साथ कुछ क्लॉट बनने का, खून के थक्के बनने का भी एक ऐसा वो है जो कि बहुत रेयर है, 1 in 5 मिलियन के करीब लोगों को, मतलब अगर आप देखें तो बहुत ही कम मात्रा में है, और हमारी पॉपुलेशन में वो वैसे भी कम होता है एज कम्पेयर टू फॉरेन की जो कंट्रीज हैं कॉकेशियन पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उसके सिम्टम्स हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको दिखने में कमी हुई, धुंधला दिखने लगा अचानक, या बहुत तेज सिर में दर्द हुआ, या दौरे आने पड़े लग गए, या पेट में लगातार दर्द और वॉमिटिंग शुरू हुआ, या कोई आपका जो टांग या बाजू की स्वेलिंग हो गई, या उसमें दर्द हो गया किसी बिना कारण के। तो ये सब चीजें हैं जिसका अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आपको हॉस्पिटल में जाना है, परंतु अभी तक जो नॉर्मल रूटीन में भी हमने नहीं देखा कि इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आए हैं। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं, रीअश्योर्ड रहना चाहिए, पर ये थोड़ी चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जैसे वैक्सीनेशन की आपका समय आए आप उस वैक्सीनेशन को जरूर लगवाएं। सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साइड इफेक्ट्स पे आप जरूर ख्याल रखें, और जैसा मैम ने बताया अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिलें। डॉक्टर, हमारे एक यूजर का सवाल है कि क्या कोविड-19 का वैक्सीन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को भी प्रभावित करता है, क्योंकि काफी अनवेरिफाइड न्यूज इस संदर्भ में काफी शेयर हुए और लोग काफी चिंतित हैं इसको लेकर। जी मैम। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उनका वैक्सीन से वैसे कोई लेना देना नहीं, परंतु हमें बात समझनी चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उनका आपके मानसिक स्थिति पे बहुत लिंक रहता है। अगर आपको कोई स्ट्रेस होता है तो उस स्ट्रेस में आपका जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो सकते हैं, तो पर से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप माहवारी में बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं, और अगर माहवारी में कुछ ऊपर नीचे होता है कि आपका लेट हो गया या थोड़ा जल्दी आ गया, तो वो आपकी चिंता की जो स्थिति है उससे ज्यादा रिलेटेड है रादर देन कि वो वैक्सीन से रिलेटेड है। जी मैम, मिडिल एज एंड ओल्ड एज वुमेन को परिवार में या खुद को हुए कोविड केसेस के बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से लोग जूझे हैं। ऐसी समस्याओं से आगे और निपटने के लिए और तैयार रहने के लिए मिडिल एज और ओल्ड एज वुमेन को क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयार रहना चाहिए? आई थिंक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो या तो नौकरियों पे रह जाता है या प्रेगनेंसीज पे रह जाता है। ये आपने बहुत अच्छा मेरे से क्वेश्चन पूछा। इसमें ये है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो तो बहुत एल्डरली लोग हैं
उनको भी आप मान के चलिए कि अगर स्ट्रेस होता है पूरी फैमिली में तो सबसे ज्यादा ब्रंट उन पे भी आ सकता है। तो उनको इस टाइम पे अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना चाहिए कि वो अपना खाना पीना ठीक रखें, वो अपना जो दवाइयाँ टाइम से लें, अगर उनकी कोई दवाई है जैसे डायबिटिक है तो ऐसे ना हो कि डायबिटीज बिगड़ जाए, गिरने विरने से खतरा से थोड़ा सावधान रहें और मेडिटेशन रखें। उनका बहुत रोल होगा पूरे परिवार को शांत रखने में। तो पर बिना वजह के पार्टिसिपेट नहीं करें आर्ग्यूमेंट्स में, मतलब अगर सब लोग ही क्योंकि इरिटेटेड होते हैं तो उसमें फिर वो खराब और माहौल हो जाता है। तो समझदारी से घर में शांति बनाएं और अपना ध्यान खुद रखें और बाकी लोगों को भी पॉजिटिविटी जो है वो ट्रांसमिट करें। और एक और चीज है कि पेरीमेनोपॉजल जो एज होती है जैसे कि 50 साल के प्लस वाले में, इसमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये लोग नहीं समझते, उनको नॉर्मली भी उनको मूड स्विंग्स और चेंजेस होते हैं, पर वो नॉर्मल दिनचर्या में बिजी रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बाहर शेयर कर लेते हैं। पर इस सिचुएशन में सब लोग लोनली हो गए, तो लोनली होने से उनका जो शेयरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही डिसरप्ट हो गया। तो इसमें छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारा नॉर्मल चेंज है और उसको हम एबनॉर्मल मान लेते हैं। तो मेरे को लगता है कि सबको अपना मानसिक और खान पान का ख्याल रखना चाहिए। खाने पीने में सब लोग ही बताते हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं जो हमें हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। और प्लस इन एडिशन टू दिस एक्सरसाइज, अगर बाहर जा सकते हैं बाहर, नहीं तो घर के अंदर भी आप सैर कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई मनाही नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आई थिंक सोना नॉर्मल 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जैसे कैफीन, कॉफी है और स्मोकिंग है, ये मिडिल एजेड वुमेन के लिए तो नहीं, परंतु किसी के लिए भी हमें ये समझना चाहिए कि ये भी स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो इन सब चीजों की मात्रा हमें कम करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पूरे समय को अच्छी तरह से यूज करें और अपने आप को शांत और पॉजिटिव और हेल्दी रखें। जी, बहुत जरूरी है अपने आप को शांत और पॉजिटिव रखना, जैसा डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर मंजू, अगला सवाल जो है, हमने 2 सवाल को क्लब किया है एक्चुअली। अगर कपल में किसी एक को या दोनों को कोविड पॉजिटिव थे, अभी ठीक हो गए हैं एंड दे आर प्लानिंग फॉर अ किड, सो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव है? उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इफ दे आर प्लानिंग फॉर अ किड एंड बोथ आर नाउ कोविड से निकल गए? बिल्कुल ठीक। तो आई थिंक सबसे पहले तो क्योंकि अभी वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो उनको अपने आप को वैक्सीनेट करा लेना चाहिए, अगर कोविड हो गया तो भी वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, तो लेट देम हैव वैक्सीनेशन। और क्योंकि अब वो प्लान कर रहे हैं तो एक डॉक्टर से बातचीत करके उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लेना चाहिए, वाइफ का, मतलब जो हम प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग की बात कहते हैं कि वो अपना नॉर्मल रूटीन चेकअप करवा सकते हैं और अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा ये कि हम फॉलिक एसिड की गोली बोलते हैं लेने के लिए, सो फॉलिक एसिड की गोली चालू करें और बिल्कुल प्लानिंग कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। परंतु ये सबको समझना है कि अगर आपको कोविड हो चुका है या आपने वैक्सीन लगवा लिया है, आपको फिर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा एट ऑल टाइम्स रखना है। प्रेगनेंसी थोड़ी स्पेशल चीज हो जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो वो केवल आपको नुकसान नहीं, आपके बच्चे को भी नुकसान दे सकती है। तो इसीलिए हम प्रेगनेंसी में सब वुमेन को ये बोलते हैं कि आप बाहर का नहीं खाइए, आप स्वच्छता का ध्यान रखिए। तो इसी तरह से कोविड में आपको मास्क हमेशा पहन के रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है घर में अगर आपको प्रेगनेंसी है कि जो लोग बाहर आ जा रहे हैं उनसे भी इन्फेक्शन आ सकता है। हम तो सोचते हैं कि हम घर में हैं, परंतु कुछ लोग बाहर जाते हैं जॉब के लिए फिर वापस आते हैं, तो इसका मतलब कि हमें घर में भी डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर, ओल्ड एज महिलाएं जो पहले से ही हाई बीपी, डायबिटीज, एनीमिया या कार्डियक रिलेटेड इश्यूज से पहले से पीड़ित हैं और कोविड हुआ है या कोविड से उबर चुकी हैं, आपके अनुसार उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या उन्हें अपने जो मेडिसिन है वो बिल्कुल अपने रूटीन से लेनी चाहिए अब, और इसके अलावा कौन कौन से प्रिकॉशंस उनके लिए जरूरी? जी डॉक्टर। बिल्कुल, जो दवाएं उनकी पहले चल रही थी उनको वो पूरे तरतीब से वो दवाएं लेनी चाहिए। और कोविड क्योंकि हो चुका है, उनको एक तो अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम करना चाहिए कि अगर हम
जितना अपने आप को बिस्तर पे कन्फाइन कर लेते हैं कि अब हम वीक हो गए हैं, अब हम चल नहीं सकते, तो उनको पूरी कोशिश करके चलना फिरना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में भी खून के थक्के बनने का रिस्क रहता है। तो आजकल गर्मी भी बहुत है, तो पानी ठीक से पीना चाहिए उनको, और अपना जितना भी, जैसे अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए, और जैसे कैल्शियम है, विटामिन है, और फिर उनको भी अपनी डाइट का, मानसिक और फिजिकल स्थिति का खूब ध्यान रखना चाहिए, और उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और उनको सोचना चाहिए कि वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है कि आप एक्टिविटी नहीं करते, आप बिस्तर पे कन्फाइन हो जाते हैं, बाकी लोग भी परेशान होते हैं। तो आई थिंक हर किसी को एक दूसरे को इनकरेज करना है कि हम अपना जो ये टाइम है इसको हम कैसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ उनको कहानी सुनाने में बिजी रह सकती हैं, और अपने बाकी रिश्तेदारों से या अपने फ्रेंड से ये भी फोन पे बात कर सकती हैं, और जो पॉजिटिविटी देते हों। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे घर में बर्ड्स आते हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए आजकल हमें कभी टाइम ही नहीं मिला, तो हम डेफिनेटली इन चीजों को, और जैसे एक दो पौधे रखे हम उनको बढ़ाएं। मतलब ऐसा सोचें कि हम जैसे हम यूजफुल अपने लिए भी हैं, और बाकी मतलब सबके लिए यूजफुल रहें, और बाकी लोगों के लिए और प्रॉब्लम में एडिशन ना करें, तो और अपनी सेहत का ध्यान रखें। सो आई थिंक ये सब चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, अगला जो लास्ट सवाल हमारा इस सेशन का है, प्रेग्नेंट वुमेन और पीरियड्स के लिए वैक्सीन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का दावा करने वाली कई फर्जी खबरें मीडिया में प्रसारित हो रही हैं। इस पर लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, और इन सब फेक न्यूज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक इसके लिए ये समझना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी संबंधित अभी कोई भी हमें अफवाहों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सबको ये समझना चाहिए कि हमें वैक्सीन अपना जब भी हमारी बारी आती है, और जो भी वैक्सीन हमें मिलता है, हमें जल्दी से जल्दी वो लगवाना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम सारे के सारे स्वस्थ रहें और कोरोना को हम कॉन्कर कर सके। अदरवाइज इसका कोई तरीका नहीं, और हमें किसी भी तरह से कोई भी अफवाह पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हर लड़की को, हर महिला को, प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट, सबको अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहिए। सो आई थिंक वन शुड गो टू द गवर्नमेंट साइट्स, और बस उनको देखना चाहिए, और वहीं से उनको ठीक मैसेजेस मिलेंगे और इंफॉर्मेशन मिलेगा। इधर उधर की बातों को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जी, समय अभाव के कारण इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। डॉक्टर मंजू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों का बहुत डिटेल्स में जवाब दिए। मैं आशा करता हूं जागरण के दर्शकों को, पाठकों को यह सेशन पसंद आया होगा और फायदेमंद लगा होगा। जागरण के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर यह सेशन का वीडियो अवेलेबल है। इसको आप अपने परिवार में, दोस्तों को भेजकर उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं जो डॉक्टर मंजू पुरी ने बहुत डिटेल्स में दी है। यू कैन रीड अबाउट दिस इंटरव्यू ऑन जागरण हिंदी एंड इंग्लिश वेबसाइट एज वेल. Jagran Dialogue's objective is to work for health literacy, and we'll come to you with a new topic with another guest again. Till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, stay safe, stay healthy. Thank you, viewers. Thank you, Dr. Manju, once again.